फिल्म की शुरुआत में अक्टूबर 1972 का वक्त दिखाया जाता है, जहां ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम अपनी विरोधी टीम के खिलाफ गोल करने की कोशिश में नजर आती है। फिर हम रोबर्टो को देखते हैं जो रग्बी बॉल को पकड़ लेता है। रोबर्टो बॉल को लेकर तेज दौड़ता है, जबकि उसका कैप्टन और टीम के खिलाड़ी उसे बॉल पास करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उनकी आवाज को अनसुना करके दौड़ता रहता है। तभी हम देखते हैं कि विरोधी टीम का खिलाड़ी उसे पकड़कर गिरा देता है, जिस कारण रोबर्टो की टीम इस मैच को हार जाती है। हालांकि ओल्ड क्रिश्चियन क्लब को इस हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने होने वाले अगले मैच जो चिली में होने वाला था, जिसके लिए उन्हें हवाई यात्रा और विदेश में घूमने का मौका मिलने से सभी खिलाड़ी बहुत एक्साइटेड थे। अगले सीन में हमें प्लेन में बैठे हुए सभी 19 खिलाड़ी और उनकी फैमिली के साथ प्लेन के 5 क्रू मेंबर्स को दिखाया जाता है, जो उनके साथ चिली में होने वाले मैच में उनको चीयर अप करने के लिए जा रहे होते हैं। प्लेन बिना किसी परेशानी के इन सभी 45 लोगों के साथ उड़ान भरता है। फिर हम प्लेन में बैठे नूमा, रोबर्टो, नांडो, डैनियल, गुस्तावो, डियागो, स्ट्रॉम, एनरिक, प्लेट्रियो, एडोल्फ, फीटो, स्टॉर्च और एंड्राडो को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है डैनियल, फीटो और एंड्राडो तीनों कजिन हैं, जिसमें से नूमा लॉ का स्टूडेंट है। इसके बाद हम देखते हैं सभी बहुत खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये सभी एक दूसरे की कुछ तस्वीरें खींचते हुए भी दिखाई देते हैं। जैसे ही प्लेन एंडीज माउंटेन रेंज के पास पहुंचता है तो मौसम में कुछ बदलाव आते हैं। उन्हीं खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी बताता है अर्जेंटीना की गर्म हवाएं ठंडी पहाड़ियों से टकराती हैं, जिससे दबाव पैदा होता है, जिसकी वजह से प्लेन को उड़ने में मुश्किल हो रही थी और हमें फ्लाइट को ऊंचे पहाड़ों से बचाने के लिए डाइवर्जन की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए 2 ऊंची पहाड़ियों के बीच से गुजरना होगा। पायलट्स प्लेन को पूरी ताकत से तूफानी हवाओं के बीच से निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे प्लेन को काफी झटके लगते हैं। सभी अपनी अपनी सीट बेल्ट बांधकर बैठ जाते हैं। झटकों की वजह से प्लेन में रखा सामान इधर उधर गिरने लगता है, मगर ये कोशिश नाकामयाब होती है। प्लेन कुछ ही सेकंडों में अनकंट्रोल होकर ऊंची पहाड़ियों से टकरा जाता है, जिसके टकराने से प्लेन का पीछे का हिस्सा टूट जाता है। पीछे बैठा एक प्लेयर उसी के साथ नीचे गिर जाता है, जबकि आगे का हिस्सा बर्फ पर फिसलता रहता है, जिसके कारण से प्लेन में बैठे लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। दुर्घटना के बाद जिंदा बचे लोग प्लेन की सीटों के बीच फंसे घायलों की मदद करते हैं। वो देखते हैं कि चारों तरफ खून ही खून है। फिर हम देखते हैं उनमें से 2 लोग जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, वो एक आदमी की मदद करने की कोशिश करते हैं, जिसकी बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी हैं, जबकि उनके 12 साथी इस दुर्घटना में मारे जा चुके हैं। वहीं वो देखते हैं कि पायलट की भी मृत्यु हो चुकी है और दुर्घटना की वजह से सभी इक्विपमेंट खराब हो गए हैं, जिसमें से प्लेन का रेडियो भी काम नहीं कर रहा है, जिसका मतलब है वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट चुके हैं और वो चाहकर भी मदद नहीं बुला सकते। ये सभी घायलों की मदद करते हैं, लेकिन अभी भी इनकी मुश्किलें कम नहीं होती। रात का तापमान -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। इन लोगों को सर्दी और बर्फ का अनुभव बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए इनके पास सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं है। फिर ये ठंड से बचने के लिए अपने मरे हुए साथियों की लाशों से खुद को ढक लेते हैं। अगली सुबह ये अपनी साथियों की लाशों को बर्फ पर रख देते हैं, जिससे इन लोगों के लिए उस टूटे हुए प्लेन के मलबे में जगह बन सके। फिर ये कुछ साथ लाए बिस्कुट निकालकर सब में बराबर बराबर बांटकर नाश्ता करते हैं, ताकि ये उसे ज्यादा दिन तक चला सके। इसी बीच फ्लाइट 571 अपने स्थान पर ना पहुंचने की वजह से लापता होने की खबर बन जाता है और अथॉरिटीज को इस फ्लाइट की खोज शुरू करनी पड़ती है। वहीं फंसे हुए लोगों को ऊपर से गुजरते हुए विमानों की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन खराब मौसम और हर जगह बर्फ होने के कारण इतनी ऊपर से दुर्घटना हुए प्लेन के मलबे के साथ बचे हुए लोगों को देख पाना नामुमकिन था। सभी लोग फैसला करते हैं कि मदद टीम बुलाने के लिए हमें प्लेन का मलबा इकट्ठा करना होगा, जिससे वो जान जाए यहाँ कुछ लोग अभी जिंदा हैं। ये सभी मिलकर प्लेन का मलबा इकट्ठा करके क्रॉस का साइन बनाते हैं। वहीं प्लेन के अंदर हम देखते हैं नांडो, जो दुर्घटना के समय बेहोश हो गया था, अब उसे होश आ चुका है, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी होने की वजह से चल नहीं पाता। वो जमीन पर रेंग कर अपनी छोटी बहन के पास आता है, जो दुर्घटना में बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। नांडो अपने दोस्तों से अपनी माँ के बारे में पूछता है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि वो दुर्घटना में मारी गई। नांडो ये सुनकर टूट जाता है, लेकिन जख्मी होने की वजह से उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो ठीक से रो सके। इसी बीच बाकी लोग क्रॉस के ऊपर से बर्फ हटाते हैं ताकि उसे बचाव टीम देख सके। तभी उन्हें एक विमान की आवाज सुनाई पड़ती है। ये सभी शीशे की मदद से विमान का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और साथ ही जोर जोर से चिल्लाते हैं। उनमें से एक देखता है कि विमान में कुछ हरकत हुई है, जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें यहाँ विमान से देख लिया गया है। अगले दिन वो एक और विमान की आवाज सुनते हैं, लेकिन ये आवाज दूर से आ रही थी। वो सभी समझ जाते हैं कि बचाव टीम दूसरी जगह पर उन्हें ढूंढ रही है। ये देखकर सभी मायूस हो जाते हैं। जिंदा बचे रहने के लिए नूमा और उसके 3 दोस्त ये फैसला करते हैं कि प्लेन के टूटे हुए पिछले हिस्से को ढूंढकर उसमें रखी बैटरीज को लाना होगा, जिससे मदद के लिए हम कुछ उपकरणों को चला सके। फिर सभी टूटे हुए
हुए शीशों और कपड़े की मदद से आंखों पर लगाने के लिए चश्मा बनाते हैं, जिसे ये पहनकर उस ओर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दूर जाते ही ये देखते हैं कि चारों तरफ चमकदार बर्फ होने की वजह से प्लेन का मलबा और ये लोग नहीं दिख रहे हैं। ये समझ जाते हैं कि अब तक मदद इन तक क्यों नहीं पहुंच पाई। जहां ये कुछ दूरी से कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं तो आसमान से इनको देख पाना नामुमकिन है। इसलिए नूमा और उसके साथी निराश होकर वापस लौट आते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं इन सभी का खाना भी खत्म होता जा रहा था। ना ही यहाँ पर पेड़ पौधे और कोई जानवर है जिसका शिकार करके ये लोग खा सके। खाने और पानी की कमी के कारण इन सभी की हालत बिगड़ती जा रही थी। भूख और ठंड के कारण इनकी स्किन भी उतरना शुरू हो गई है, जिससे इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। ये लोग अपनी भूख मिटाने के लिए पत्थरों पर जमी हुई काई खाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना मुश्किल होता है। वो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं होती। जिस पर निराश होकर नांडो कहता है, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें अपने साथियों की लाशों को खाना पड़ेगा। नांडो की ये बात सुनकर सभी में बहस शुरू हो जाती है। कुछ का कहना होता है कि ये गलत नहीं होगा, अगर खाना सही मात्रा में नहीं मिला तो हम सभी बर्फ में दफन हो जाएंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इंसानों को खाना एक पाप होगा, हमें खाने के बंदोबस्त के लिए कुछ और तरकीब लगानी होगी। इसी तरह इन लोगों को यहाँ फंसे हुए पूरे 7 दिन बीत जाते हैं और 8वें दिन नांडो की बहन की भी जख्मी हालत में इलाज न मिलने की वजह से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से नांडो पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसने अपनी माँ के साथ साथ अपनी बहन को भी खो दिया है। इस घटना से अब ये सभी बचने की उम्मीद हो चुके थे। यहाँ पर इनकी मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। बर्फीले तूफान से बचने के लिए सभी को प्लेन के मलबे के अंदर शरण लेनी पड़ती है। इन सभी की हालत अब पहले से कहीं ज्यादा खराब होती जा रही थी और ये सभी मानसिक संतुलन भी धीरे धीरे खो रहे थे। जब 11वें दिन ये भूख से तड़प जाते हैं तो ये लाशों को खाने का फैसला करते हैं। स्ट्रेच का कजन जिम्मेदारी लेता है कि वो इन हालातों को संभाल लेगा और जिस किसी भी लाश का मांस निकाला जाएगा उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, जिससे उसकी फैमिली या दोस्त को दुख न पहुंचे। और सभी इस फैसले को मान जाते हैं। फिर ये लाश को काटकर उसका मांस निकालते हैं और खाने लायक बनाने के लिए उसे धूप में सुखाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक दिन इन लोगों को बर्फ में दबा सूटकेस मिलता है, जिसको खोलने पर उसमें रखा एक रेडियो मिल जाता है। ये उसे बचाव कार्य की स्थिति जानने के लिए उसे ऑन करते हैं और किसी तरह रेडियो को एंटीने की मदद से सुन पाते हैं। लेकिन इनकी उम्मीद और टूट जाती है जब इन्हें पता चलता है कि बचाव कार्य पूरी तरह बंद किया जा चुका है। अब ये सभी बचाव की सारी उम्मीदें हो चुके हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नोमा और उसके 2 साथी प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने का फैसला करते हैं और उस तरफ निकल जाते हैं। ये किसी तरह उस मलबे तक पहुंचते हैं। नोमा और उसके साथी वहां अपने दूसरे साथियों की लाशों को देखते हैं। फिर ये सभी वापस लौटने का फैसला करते हैं, जहां इनको बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ता है। ये किसी तरह अपने साथियों तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अब इन्हें यहाँ फंसे हुए पूरे 16 दिन बीत चुके हैं। 17वें दिन ये सभी एक बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं, जो पूरे 5 दिन तक चलता है, जिसकी वजह से प्लेन में ही कैद रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने के लिए कहानियों और किस्सों का सहारा लेते हैं। अभी ये सभी बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एवेलांच की वजह से इनका प्लेन बर्फ में धंस जाता है। बचे हुए लोग अपने साथियों को बचाने के लिए तेजी से बर्फ हटाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इतनी कोशिश काफी नहीं होती। तब तक बर्फ में दबने की वजह से 13 लोगों की मौत हो जाती है। अगले दिन जब तूफान शांत होता है तो ये अंदर रखे गए शवों को बाहर ले जाते हैं। उन्हें ना चाहते हुए भी अपने साथियों को खाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास खाना अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। उनमें से सिर्फ नूमा ही एक अकेला व्यक्ति था जिसने अभी तक किसी भी साथी का मांस नहीं खाया। खाना ना खाने की वजह से नूमा अब और भी कमजोर होता जा रहा था। 21वें दिन बाकी बचे लोगों को बर्फ से बाहर निकाल लिया जाता है। ये सभी मिलकर बर्फ में दबे प्लेन के मलबे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये सभी सफल हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी फैसला करते हैं इनमें से कुछ लोगों को मदद की खोज में बाहर जाना होगा, मगर अभी ऐसा करना मुश्किल है। यहाँ की ठंड एक रात में ही जान ले लेगी। सभी मिलकर ये तय करते हैं कि गर्मी का मौसम आने में कुछ ही दिन बचे हैं। ये सभी अब गर्मियों का इंतजार करते हैं। 34वें दिन बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब है कि गर्मियों का मौसम आ गया है और ये थोड़ा सुकून की सांस लेते हैं और थोड़ा बेहतर होने की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब चीजें थोड़ा ठीक ही होने वाली थी तो 2 घायल साथियों की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। सभी लोगों में मौजूद मेडिकल स्टूडेंट इन दोनों बीमार लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, मगर सही से इलाज न मिलने पर कोको नाम के व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिससे ये सभी और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी इन्हें कोको का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसमें कोको ने डरावने अनुभव के साथ इस जगह की शांति और
और रात की खूबसूरती के बारे में लिखा था। ये लोग उस लेटर को अपने पास संभाल के रख लेते हैं। इस सभी के बावजूद ये 36वें दिन 4 लोग जिसमें रॉबर्टो, नांडो, टिनटिन और नूमा दुर्घटना स्थल से पूर्व की ओर निकल जाते हैं। ये सभी इस उम्मीद में थे कि ये सभी एंडीज माउंटेन रेंज को पार करके चिली पहुंच जाएंगे, लेकिन नूमा के पैरों में इन्फेक्शन के चलते उसे वापस भेज दिया जाता है और बाकी के 3 लोग प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। ये लोग कुछ जनरेटर का सामान लेकर वापस अपने साथियों के पास लौट आते हैं और फिर सभी वहां से लाए जनरेटर के पार्ट से बिजली शुरू करने की कोशिश करते हैं। 29 नवंबर तक ये केवल 17 लोग ही बच पाते हैं। टिनटिन इन सभी की कैमरे से एक फोटो लेता है जो उसे बर्फ के नीचे दबे ब्रीफ केस में मिला था। तभी 60वें दिन नूमा की कुपोषण और इन्फेक्शन की वजह से मौत हो जाती है, क्योंकि नूमा ने किसी भी लाश को खाने से मना कर दिया था। फिर अगले दिन उनमें से कुछ लोग फिर से यहाँ से जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि मौसम में बदलाव के चलते सूरज हर दिन तेज होता जा रहा था, जिसका मतलब है मौसम में अब गर्माहट है और इनके पास बाकी बचे लोगों की जान बचाने का सही मौका है। रास्ते में रॉबर्टो, नांडो और टिनटिन को बर्फीले तूफान और हड्डियां गला देने वाली ठंड का सामना करना पड़ता है। इस सब के बावजूद ये सभी अपना सफर जारी रखते हैं। कुछ दिनों तक चलने के बाद ये सभी माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि नीचे अब खुली घाटियां हैं और यहाँ मदद जरूर मिल जाएगी, लेकिन उनके पास सफर के लिए तीनों लोगों के लिए खाना नहीं है, इसलिए टिनटिन वापस लौटने का फैसला करता है। रॉबर्टो और नांडो अपना सफर जारी रखते हैं। वो काफी खतरनाक रास्तों और मुसीबतों का सामना करते हैं, लेकिन वो ये सोचकर अपना सफर जारी रखते हैं कि ये दोनों लोग ही अपने फंसे हुए साथियों की उम्मीद है। काफी दिन चलने के बाद वो एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पीने लायक पानी मिलता है। वो एक छिपकली को भी देखते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये जगह रहने लायक है। फिर वो देखते हैं कि एक आदमी जो घोड़े पर बैठा है वो उन्हें घूर रहा है। ये दोनों उसे देखकर मदद के लिए चिल्लाते हैं, मगर वो आदमी नदी के शोर की वजह से कुछ नहीं सुन पाता। वो आदमी इनकी तरफ एक पेन पेपर फेंकता है। ये उस पर लिखकर सारी बात बताते हैं कि कैसे ये लोग दुर्घटना का शिकार हुए। वो आदमी उसे पढ़कर हैरान हो जाता है। वो जल्दी से पास के गांव में जाता है और इन लोगों के सभी साथियों के रेस्क्यू के लिए सेना और चिली की अथॉरिटी को खबर करता है। फिर हम देखते हैं रेस्क्यू टीम इन दोनों के पास आती है और पास के गांव में ले जाती है, जहां उन्हें बढ़िया खाना दिया जाता है। ये दोनों खाना देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ये दोनों काफी दिनों के बाद बढ़िया खाना खाते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस और न्यूज रिपोर्टर इनके पास आते हैं, जो इनकी सर्वाइवल की कहानी को रेडियो के जरिए सारी दुनिया में फैला देते हैं। साथ ही साथ रॉबर्टो और नांडो के साथी भी उनकी रेस्क्यू की खबर सुनते हैं और खुश होते हैं। अब इस उम्मीद से खुद को तैयार करते हैं, क्योंकि अब वो जानते हैं रेस्क्यू टीम उन तक पहुंचने वाली है। तभी हम देखते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश साइट तक आ पहुंचे हैं। ये सभी हेलीकॉप्टर देखकर खुशी से चिल्लाते हैं और रोने लगते हैं। फिर सभी को रेस्क्यू कर लिया जाता है, जहाँ बचे हुए लोगों की फैमिली उनको मिलने आती है। अगले सीन में हमें हॉस्पिटल के बाहर खड़े हजारों लोगों को दिखाया जाता है, जो इनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि इन सभी 16 लोगों ने 72 दिनों तक हड्डियां गला देने वाली ठंड में खुद को जिंदा रखा, जहां ना तो खाना था और ना ही पीने का पानी। ये सभी 16 लोग अब हीरो बन चुके थे। फिर हम देखते हैं कि इन सभी की मेडिकल जांच की जाती है, जिसमें इन सभी में कमजोरी और कुपोषण के लक्षण पाए जाते हैं। इन सभी को इलाज के लिए अलग अलग कमरों में रखा जाता है। अंत में हम देखते हैं ये सभी रात में एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, जो सच्ची कहानी पर आधारित थी, यहीं खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2023 में रिलीज हुई। इसकी IMDb पर रेटिंग है 7.8। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।